अरे यार, मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई। मेरी दिन की नींद, रातों का सुकून बर्बाद हो गया। और यार अहमद, क्या यार, देख उसने तो इतनी मेहनत नहीं की फैसल ने, फिर भी उसके इतने नंबर आ गए। ये तमाम बातें हमारे एग्जामिनेशन के बाद, कोई भी एग्जाम हो, भले किसी भी ग्रेड का हो, 9, 10, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या हायर लेवल पे, उसके बाद जब रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो उसमें 10 से 20% हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स ले रहे होते हैं। और जब उनको एक्सपेक्टेड से कम मार्क्स मिलते हैं तो फिर बस वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं और कोने में छुप जाते हैं, दीवारों से लग के रोना शुरू कर देते हैं। और अब इसमें इक्वल रेशियो होती है बॉयज़ और गर्ल्स की। तो क्या रीजंस हैं, कौन सी वजूहात हैं? तो थम जाएं, बताता हूँ, तफसील से बताता हूँ। सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ, वो तमाम बातें जो आपको एग्जाम्स में कम मार्क्स लेने पे मजबूर करती हैं। ज़्यादा नहीं है, चंद एक बातें हैं। चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आपसे वो बातें शेयर करते हैं, ताकि आप लोग भी उन मिस्टेक्स को ना रिपीट करें और अपने आप को इन तमाम पछतावों से दूर रखें। चलें, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास इम्पोर्टेंट जो बात होती है, जो हमें इरिटेट कर रही होती है कंसिस्टेंटली और एग्जाम में, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, याद रखिएगा। उन पॉइंट्स को मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ और आप लोग इस बात से एग्री करोगे कि हाँ वाकई यार, ये बात तो हमने सोची ही नहीं थी। चलो, अब सोच लीजिएगा, खैर। और इनशाला बेहतर सोचोगे। तो सबसे पहली बात जो होती है, वो हमारे पास बेटा, लो मूड। अब लो मूड का वर्ड सुन के परेशान नहीं होना, सोल्यूशन भी बताता हूँ, आराम से तफसील से, धक्कम पेल नहीं करनी, ठीक है? सारी डिटेल बताता हूँ, ठीक है? लो मूड है हमारे पास। लो मूड के बाद बेटा हमारे पास लैक ऑफ स्लीप। लैक ऑफ स्लीप के बाद हमारे पास बेटा इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी। चौथे नंबर पे हमारे पास बेटा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इशू। पांचवें नंबर पे बेटा हमारे पास जो बात आती है, जिस पे हमने फोकस करना है, वो हमारे पास है बेटा प्रेशर हैंडलिंग। और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मेरी तरफ से नोट कर लें, बम्पर प्राइज ऑफर समझ लें, वो हमारे पास होती है बेटा ब्लाइंड फॉलोइंग। क्योंकि हम सब हैं तो अंधे ही, एक सेंस या दूसरी सेंस में। तो ये हमारे पास वो तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से आप, मैं या कोई और कहीं ना कहीं, बल्कि अक्सर औकात अपने एग्जाम्स के अंदर मार खा रहे होते हैं या प्रॉब्लम आ रही होती है, जिसकी वजह से हम लोग अपने एक्सपेक्टेड मार्क्स से एटलीस्ट 5, 7, 10% नीचे आ जाते हैं, जो कि हमें लेटर ऑन हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा हर्ट करता है या इरिटेट कर सकता है। चलें, अब ये क्या चीज है और हम इसका सोल्यूशन कैसे देख सकते हैं, चलें आप लोगों को भी बताते हैं, ताकि आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद ना हो और आप लोग इन चीजों को ओवरकम करने में टाइम जो लगाना है वो लगा लो, बेहतर होगा। अब सबसे पहले भाई, जब भी एग्जाम्स आते हैं, ऑब्वियसली एग्जाइटी, स्ट्रेस और टेंशन में कि यार क्या होगा, मेरी तैयारी नहीं है, तो वो लो मूड की तरफ चले जाते हैं हम लोग। लेकिन याद रखिएगा भाई, ये जो लो मूड है, इससे एक तो आप स्ट्रेस में जाते हैं, स्लीप आपकी डिस्टर्ब होती है, और स्टडी की इफेक्टिवनेस जो है वो खत्म हो जाती है। कि मतलब जो आपने पढ़ा भी है, भले 8 चैप्टर याद किए हैं, 2 याद किए हैं, 3 याद किए हैं, 4 याद किए हैं, जितने भी याद किए हैं, उनकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। उनको आप सही तरीके से कॉप अप नहीं कर पाओगे। याद होने के बावजूद वो चीजें क्या होने लगेंगी, मिस होने लगेंगी आपसे। तो भाई, इन चीजों पे जरा फोकस रखो, इन चीजों का ख्याल करो। अदरवाइज क्या होगा कि ये चीजें अंडरस्टैंड नहीं हो पाएंगी। ठीक है? तो सबसे पहले अपना मूड जो है वो हाई रखें एटलीस्ट। ठीक है? कभी भी ऐसा ना करेंगे, अगर कम भी तैयारी है तो अपने आप को बेहतर खुश रखें, हो सकता है उसी कम तैयारी में आप बेहतर मार्क्स ले जाएं।
दूसरे नंबर पे भी यार ये जो लैक ऑफ स्लीप होता है काको, ये बच्चों को अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होता है। होता क्या है कि अगर हमारे 1 2 3 4 जितने भी एग्जाम्स हैं, तो पहले एग्जाम के लिए तो हम प्रिपेयर हो जाते हैं, लेकिन बाकी एग्जाम्स में अगर स्पेस कम है तो दूसरे या तीसरे में जाकर कहीं ना कहीं हमें ऐसा फील होने लगे हम थक चुके हैं, और वहां पे ये लैक ऑफ स्लीप का पैटर्न आपको तंग कर सकता है। और खासतौर पे एग्जाम से 1 नाइट बिफोर कुछ घंटों की स्लीप भी आप लोगों को लेना जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप स्लीप में नहीं जा रहे, प्रॉपर स्लीप पैटर्न में नहीं जा रहे, तो अगले दिन ब्लैंक बैठे होंगे, क्योंकि आपका माइंड शट डाउन हो जाता है कभी कभार। ठीक है, तो उसमें फिर प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो तीसरा जो है, यहाँ से इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही हैं कि इफेक्टिवनेस ऑफ स्टडी यार। ठीक है, कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, इधर वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है कि नहीं, तो इस चीज का पता होना जरूरी है। तो इस चीज के लिए हमारे पास क्या होती है बेटा, मुख्तलिफ गाइडलाइंस होती हैं। मेरी वीडियोस भी बहुत सारी इसमें अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से रिगार्डिंग। तो बेटा जो 10 15 मिनट की एक वीडियो होती है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले, वो देख लीजिए, किसी सीनियर से गाइडलाइंस ली जाए, तो बेटा बहुत बेहतर हो सकता है। अब जब गाइडलाइंस हम ले लेते हैं तो बेटा फिर हमें ब्लाइंड फॉलोइंग नहीं करनी होती, ये एक बहुत बुरी आदत है। फिर हम देखते हैं कि यार उसने पहले वो किया, वो टॉपर था, वो ऐसे था, वो ऐसी थी, एटसेट्रा वगैरह, ये काम नहीं करना। आप लोगों को अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करने कि आप लोगों के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, कौन से चैप्टर्स आप लोगों के कितने परसेंट प्रिपेयर है, उस लिहाज से प्रिपेयर करेंगे। अदरवाइज अगर ब्लाइंड फॉलोअर बनोगे, उसी चीज को फॉलो करेगा जो बताई गई है, कि चीजें सिर्फ गाइडलाइंस के लिए होती हैं। जैसे अगर आपको एक रास्ता बता दिया गया है, अगर आप उसी रास्ते पे जाना चाहें तो मोस्ट वेलकम, लेकिन अगर आपके पास कोई अल्टरनेट ऑप्शन है और वो आपको बेहतर सूट करता है, तो उस पर जरूर जाना चाहिए आपको। जिसी तरह तो याद रखिएगा, एग्जाम्स के अंदर भी जो प्रेपरेशन का तरीका आपको बताया गया है, वो जस्ट एक गाइडलाइन है। वो मनोयन वैसे नहीं हो गया, पत्थर पे लकीर नहीं हो गई। तो अपने आप को देखेंगे यार इसने इतना बताया है, हाँ उसमें ये आप सीख सकते हैं कि यार ये वेटेज ज्यादा है, यहाँ से मार्क्स आने के ज्यादा चांसेस हैं, तो मुझे इन चैप्टर्स पे गौर करना है। वहां से आप आइडिया ले सकते हैं, वहां से आप पॉइंट्स पिक कर सकते हैं। तो याद रखिएगा ये चीज। उसके बाद बेटा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इशू हमारे पास होता क्या है बेटा, HSSC ग्रेड तक, इंटरमीडिएट ग्रेड तक, तो जो हमारे पास मारूजी सवालात होते हैं उनका पोर्शन इतना ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ज्यादातर पोर्शन सब्जेक्टिव ही होता है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन कम होता है। लेकिन फिर भी उसमें जो अगर हमारे पास 60 70 MCQs आ रहे होते हैं तमाम पेपर्स के अंदर, उसमें से भी बच्चे 10 या 20 मार्क्स लूज कर रहे होते हैं, और ये जाकर आगे बहुत प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और फर्दर उनको MCQs पे ग्रिप उनकी कम हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू होती है, खासतौर पे कंपेटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो याद रखिएगा, ये जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इशू है ना, ये कोई इशू नहीं है। इसको सिंपल एक तरीके से सॉल्व कर रहे, तो बेटा सब्जेक्टिव में से ही ऑब्जेक्टिव बनना है। जो आप पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक आप रीड कर रहे हैं, उसी में ही MCQ आना है। तो टॉपिक को रीड जब भी करना है, तो ये सोचकर रीड नहीं करना कि ये सिर्फ मैंने MCQs के लिए नहीं किया, बल्कि मैंने सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट या लॉन्ग के लिए किया। तो आप ये सोचकर करें कि अगर इसमें से MCQ आ गया तो मैं इससे लूंगा, इसको पिक कर लूंगा। तो ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का इशू भी आपका नहीं रहेगा। और लास्ट में बेटा सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास बात होती है, वो हमारे पास होती है बेटा प्रेशर हैंडलिंग, कि हम एग्जाम्स के प्रेशर को हैंडल भी कर पाते हैं कि नहीं। तो बेटा इसके लिए रिहर्सल होती है। आपको पता है, अगर हम किसी चीज की प्रेपरेशन नहीं करते, रिहर्सल नहीं करते, कहीं पर जाकर मुझे ऐसे मुंह उठा के खड़ा होना पड़ जाए, 2 वर्ड बोलने पड़ जाएं और किसी टॉपिक पे बोलना पड़े, तो वो डिफिकल्ट होगा, या कुछ लिखना पड़ जाए तो वो मेरे लिए डिफिकल्ट होगा अबिट उस चीज के लिए, अगर मैं पहले से प्रिपेयर होकर जाऊं। तो याद रखिएगा, प्रेशर हैंडलिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है रिहर्सल। अगर आपने कहीं एग्जाम्स की प्रेपरेशन की है, कहीं पे बार बार टेस्ट दिए हैं, तो आप उस प्रेशर को थोड़ा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब भी आप पेपर में बैठेंगे, पेपर नर्वसनेस जरूर आएगी। तो उस नर्वसनेस को कैसे दूर करना है, उसके लिए अलग से एक वीडियो आप लोगों से मैं शेयर कर दूंगा। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों को बेहतर एलिविएट करेगी और इन तमाम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके जाएगी। तो बेटा ये कुछ बातें थी, होप सो ये बातें आप लोगों के लिए यूजफुल होंगी, और तमाम बच्चे इन टिप्स पर और ये बताई गई बातों पर अमल करेंगे, और होप सो तमाम जो बच्चे हैं उनके मार्क्स किसी ना किसी तरह, किसी एक से या दूसरे एस्पेक्ट में इंप्रूव हो रहे होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू बेटे, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि बेटे उनका भी बेनिफिट हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।